मक्का कोसी ही नहीं, कोसी सीमांचल सहित 10-15 जिलों में जो गर्मी के सीजन में तैयार होता है वो मक्का कहिए तो देश के जो मक्का उत्पादक राज्य हैं उसमें बिहार तीसरे नंबर का राज्य है। कि जो किसानों की दुर्दशा है वो बहुत भयानक है। नहीं होता है, क्षतिपूर्ति में भी पूरी क्षति नहीं मिली। पूरे बिहार में मक्के का एक दाना मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं होता है। पैक्स में दूसरे अनाज की खरीद होती है, धान का होता है, गेहूं का होता है। अच्छा, मक्के का खरीद नहीं होता है। हम लोग मक्का के रखने की जगह नहीं है, किसान के पास स्टोरेज नहीं है। दूसरी तरफ जो मक्का का बाजार में खरीदने वाला नहीं है, रेट नहीं है। बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि पटना हाई कोर्ट ने उस स्थिति में हमारे पीआईएल को तत्काल सुना और उसके बाद तुरंत नोटिस किया सरकार को कि 3 दिन में सरकार जवाब दे। ये भी हम आपके संवाद के माध्यम उठाना चाहेंगे कि अगर केंद्र सरकार के लोग सुन रहे हैं या किसी विभाग के, तो रबी फसल के मक्का का अलग से उसका न्यूनतम लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। तो कॉरपोरेट का एक षड्यंत्र है, सरकार के नीति का दूसरा षड्यंत्र है और स्टेट गवर्नमेंट की विफलता का तीसरा। बिहार सरकार ने किसानों के साथ उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और किसानों के साथ झूठ बोला। अगर उनके भीतर थोड़ी भी हमदर्दी और इंसानियत है तो उनको यहाँ बिल लाना चाहिए अगले सत्र में। ये कानून किसानों के विरोध में नहीं है, उपभोक्ता के विरोध में है। तो कंपनी कही कि मेरा करार तोड़ के और आप इस आलू को क्यों उपजाए हैं। जो किसान उपजाए थे उन पर करोड़ों करोड़ों का जुर्माना कंपनी ने ठोक दिया। बाद गुजरात के किसानों ने, देश के किसानों ने आंदोलन किया। किसी को यकीन नहीं होगा तो गूगल करके देख लीजिएगा या कहिएगा तो हम गुजरात के किसानों का हाईकोर्ट का सारा डॉक्यूमेंट ला के दे देंगे आपको। हमारे खेत में मकई का कहेगा इस साइज का होगा और हम आप उसको कुछ दूसरे साइज का कर दिए तो कल 5 करोड़ का मुकदमा कर देगा, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र यादव जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और NAPM में नेशनल कन्वेनर भी हैं। कोसी नव निर्माण मंच है उसके फाउंडर मेंबर हैं। बड़ा काम है आपका। महेंद्र जी, हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे आपसे कि मक्का को लेकर के, मकई को लेकर के, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के आप आंदोलन बहुत पहले से कर रहे हैं। ये जो अभी कृषि आंदोलन चल रहा है इससे पहले से आपका एक आंदोलन है जो बिहार के अंदर चल रहा है। तो क्या है वो आंदोलन और क्या किन इश्यूज को मक्का को लेकर के किस तरह से वो आंदोलन आप कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। पहले तो आप संवाद के माध्यम से ये बातचीत आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम लोग जो मक्का का आंदोलन शुरू किए इसी साल जब लॉकडाउन लगा, पूरे देश के मजदूर लहूलुहान थे, सड़कों को लहूलुहान होके बहुत खराब स्थिति में लौटे, एक दयनीय स्थिति थी। और उस समय जो खेती में उपज होती है किसानों की, उसमें बिहार का एक सबसे बड़ा जो उपज का नकदी फसल का जो एक सेंटर है वो मक्का है। मक्का कोसी ही नहीं, कोसी सीमांचल सहित 10-15 जिलों में जो गर्मी के सीजन में तैयार होता है रबी फसल के साथ से, वो मक्का कहिए तो देश के जो मक्का उत्पादक राज्य हैं उसमें बिहार तीसरे नंबर का राज्य है। और उस समय हम लोगों ने देखा कि जो किसानों की दुर्दशा है वो बहुत भयानक है। खेतों में फसल होने के पहले इतनी त्रासदी हुई, बाढ़ आ गया आपदा अति के चलते, तो उनकी फसल बहुत बारिश और तूफान के चलते बहुत बर्बाद हुई। उनकी थोड़ी बहुत क्षति मिली लेकिन पूरा क्षति नहीं होता है, क्षतिपूर्ति में भी पूरी क्षति नहीं मिली। और उसके बाद से जो मक्का जब तैयार हो गई तो बाजार में लेने वाला कोई नहीं था। एक तरफ हर किसान के परिवार का मजदूर और जो बाहर कमाने गया था, जो कहीं से और अतिरिक्त आमदनी करता था, उसका सारा काम धाम चौपट वो आ गया। तो घर के परिवार को चलाने की जिम्मेवारी थी। और जो किसान कर्जा लेके खेती करते हैं, उधार लेके करते हैं, तो दुकान का उधार रखते हैं और अगले अपने परिवार को चलाने का जो उनके पर जिम्मेवारी होता है, तो उस नकदी फसल को बेचने के लिए बाजार में दाम ही नहीं मिलता था। पिछले बरस का जो मक्का हुआ था वो मक्का 20 रुपया से 22 रुपया किलो तक बिका था। और इस साल का जो मक्का हुआ वो मक्का का रेट अचानक 10 रुपया, 11 रुपया और 9 रुपया तक बिकने लगा। और कब से ये आंदोलन शुरू किया था आप लोगों ने इस मकई के वो MSP को या सत्याग्रह जो किया था आप लोगों ने? लॉकडाउन के समय ही हम लोग जब मक्के का रेट नहीं था बाजार में, तो हम लोग ऑनलाइन बातचीत करके और हम लोग मेल पे माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय कृषि मंत्री को और अन्य विभाग के मंत्रियों को भेजे कि सरकार एक ही रास्ता बचा था
न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद शुरू करे बिहार में। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीद होगी तो बाजार में भी थोड़ी उछाल आएगी, तो किसानों की स्थिति थोड़ी सुधरेगी। और उस मांग को लेके चूंकि केंद्र सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है, जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है उसकी खरीद करनी होती है, अनेक राज्य करते हैं। तो उसी मांग को लेके हम लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर नहीं हो रहा था, एमएसपी पे खरीदारी नहीं हुई, कभी पूरे नहीं बिहार में मक्के का एक दाना मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं होता है। तो ये जो पैक्स वगैरह है, ये लोग हैं जो पैक्स इनकी में तरफ से, दूसरे अनाज की खरीद होती है, धान का होता है, गेहूं का होता है। अच्छा, मकई मक्के नहीं का है। खरीद नहीं होता है। हम लोग भी सोच रहे थे कि कहीं एक जिले में बाकी हो। हम लोग लॉकडाउन खत्म होते ही सत्याग्रह किए, जब कोई नहीं सुना तो हम लोग फिर सरकार को अल्टीमेटम दिए, नहीं कोई सुना तो सत्याग्रह पर सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल नहीं कहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सत्याग्रह पर मधेपुरा में बैठे और अन्य जिलों में आंदोलन हुए। तब तो उसके बाद से डीएम आए और कहे कि हम आपकी बात को सरकार को पहुंचाएंगे, एकदम जायज़ मांग है। हम भी देखते हैं कि किसानों की दुर्दशा है। एक तरफ मक्का के रखने की जगह नहीं है किसान के पास, स्टोरेज नहीं है, दूसरी तरफ जो मक्का का बाजार में खरीदने वाला नहीं है, रेट नहीं है, और तीसरी तरफ मानसून आ चुका है, बारिश शुरू हो गया है। तो मक्का की एक विषम स्थिति थी। और जब डीएम कहे कि हम अपने स्तर से भी, हमारे जो विभाग में मित्र भी होंगे, मधेपुरा के डीएम कहे कि हम उनसे बात करते हैं और आप सत्याग्रह खत्म कीजिए जो लॉकडाउन की स्थिति है, तो हम लोगों ने भी कहा कि हम लोग आपको 10 दिन का समय देते हैं, इसमें कीजिए। और उसी बीच हम व्यक्तिगत रूप से जाके पटना उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल किए। तो बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि पटना हाई कोर्ट ने उस स्थिति में हमारे PIL को तत्काल सुना और उसके बाद तुरंत नोटिस किया सरकार को कि 3 दिन में सरकार जवाब दे कि मक्के की क्यों खरीद नहीं करती है, एमएसपी पे क्यों नहीं, एमएसपी पर क्यों खरीद नहीं हो रही है। क्या है एमएसपी अभी? प्रेजेंट एमएसपी क्या है मक्के की? मक्के का 1850 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। और CACP होता है कि कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये न्यूनतम लागत और किसान की चीज़ों को तय करता है। तो CACP ने जो माना है कि मक्के का मानसून सत्र का जो मक्का है उसके 1 क्विंटल मक्का उत्पादन करने में 1213 रुपये लगते हैं, लेकिन रबी के फसल में जो मक्का होता है उसका लागत सिंचाई बढ़ जाता है, खाद ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसका और भी ज़्यादा होता है। उसका आकलन CACP नहीं करता है। ये भी हम आपके संवाद के माध्यम उठाना चाहेंगे कि अगर केंद्र सरकार के लोग सुन रहे हैं या किसी विभाग के, तो रबी फसल के मक्का का अलग से उसका न्यूनतम लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। तो उस समय जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हुई तो न्यूनतम लागत 1213 रुपया सरकार मानती है और उसी के आधार पर 1850 इस साल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की थी, लेकिन खरीद नहीं हुई। तो हम लोग खरीद कितने पे हुई? खरीद मार्केट में 1000 रुपया, 1100, किसी को 900 पे, और उसमें भी बारिश आ रहा है तो बेचना है, रखने का जगह नहीं है। फिर उस PIL पे जो संज्ञान लिया कोर्ट ने, फिर उसके बाद क्या कुछ फायदा हुआ? तो कोर्ट का संज्ञान लेने के बाद से सरकार की तरफ से जो नोडल विभाग है उसकी तरफ से एक हलफनामा आया। आपको जान के ताजुब होगा कि सरकार के हलफनामे में कहा गया कि मक्का को हम इसलिए नहीं खरीदते हैं कि PDS में नहीं देते हैं। बिहार सरकार मक्का को फिर दोहरा दे रहा हूं, इसलिए नहीं खरीदती है कि PDS में नहीं देती है। बाकी फसल जो खरीद रही है तो PDS की वजह से खरीद रही है। और मक्का को हम इसलिए स्टोर नहीं करते हैं कि हमारे PDS में देने वाले अनाजों का भंडारण कम हो जाएगा, हमारे पास भंडारण की क्षमता नहीं है। और उसी ने सरकार के एफिडेविट में ही एक जो एनेक्चर लगाया गया था एफिडेविट के साथ, जो सेंटर के साथ गाइडलाइन है, उसमें स्पष्ट लिखा था कि जिस कोरस ग्रेन या मोटे अनाजों का जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है, उसको किसी भी राज्य सरकार को उसमें जो करना क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी करने के लिए उसको जो करना होता है उसका थोड़ा सा वर्णन है। उसमें है कि सरकार को, जिस स्टेट की सरकार उसको खरीदना चाहती है या जहाँ पर है, वो राज्य सरकार केंद्र सरकार से उत्पादन के पहले अनुमान लगा के बात करेगी। और FCI के साथ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, भारत सरकार के कंसर्न विभाग के साथ, वो तीनों मिल के और उसकी प्लानिंग करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे, और जब तय हो जाएगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वो खरीद करेगी। और उसको अगर बाजार भाव में नहीं बेच पा रही है, स्टोरेज है, तो ओपन ऑक्शन भी स्टेट सरकार करेगी एक साथ करके। ये सरकार को करना था।
पूरी बिहार सरकार इस मामले में विफल रही और अपनी विफलता को छुपाते हुए कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया, इसलिए सेंटर के साथ अगर प्लानिंग करती, एफसीआई के साथ प्लानिंग करती तो वो मक्के की खरीद कर सकती थी, उसने नहीं किया। अभी क्या स्थिति है, मतलब आप लोगों के सत्याग्रह की, आपका जो आंदोलन चल रहा इसके पहले मैं बता रहा हूँ, स्थिति के पहले गुजरात में मक्के की सरकारी खरीद होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गुजरात के लोग मक्का खाते हैं? आंध्रा में मक्के की खरीद होती है, क्या आंध्रा के लोग मक्का खाते हैं? थी में राजस्थान में सरकार ने कहा था हम खरीदेंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है, यूपी में भी ऑर्डर था कि हम मक्का को खरीदेंगे। इतने स्टेट जब खरीद रहे हैं तो बिहार को खरीदने के लिए क्यों मैंने इस तरह से कहा गया? सरकार की इसको निर्लजता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि गुजरात जिस राज्य के मॉडल को आप कहते हैं कि हमारा केंद्र का मॉडल है, आपकी डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार जिस गुजरात मॉडल को करती है और गुजरात ही मक्के को खरीद रहा है, आप कहते हैं हम एफसीआई में नहीं देते हैं तो हम एथी करते हैं। तो ये सच जो है किसानों तक, जनता तक ये पहुंचाना चाहिए और पहुंचना चाहिए। तो एक बात ये है। दूसरा बात है कि हम लोगों का केस का जो हाल हुआ, तो जब एफिडेविट हुआ तो हम लोग उसके बाद से उसके काउंटर में रिज्वाइंडर दिए कि तमाम स्टेट खरीदता है, सरकार के हलफनामे में ये एनेक्चर लगा हुआ है और उसके बाद से भी सरकार नहीं खरीदती है, इसकी विफलता है और सरकार को ये खरीदना था, अपने उत्तरदायित्व से भागने के लिए कर रही है। तो आपको जान के ताजुब होगा कि उसके बाद सरकार ने क्या किया, माननीय न्यायालय के द्वारा जो चीफ जस्टिस और उनके साथ एक और संजय करोल जी और एक और आदमी जो देख रहे थे, संजय जी उनका भी नाम था, हम लोगों के आदेश को सुरक्षित रख लिया गया और लगभग 3 महीने बाद उसका निर्णय आया कि मक्के का ये मामला पॉलिसी से रिलेटेड है, इसलिए हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हमने आवेदन में ये बात कहा था कि चूंकि मानसून खड़ा है, किसान के पास लॉकडाउन में उनके घर पे लोग आए हैं और इस विषम परिस्थिति में सरकार खरीदती है तो तभी बाजार हो पाएगा। और इसके पीछे का एक और सच है जो सबको जानना चाहिए कि मक्के की दुर्दशा क्यों हुई। मक्के की दुर्दशा 2 कारणों से हुई। पहला कि सरकार मक्के का इस साल इंपोर्ट किया, पिछले साल रेट हाई था तो भारत सरकार ने इंपोर्ट का ऑर्डर दिया, पिछले साल फिर भी रेट मिला है लोगों को। रेट मिलने के बाद जो व्यापारी है वो दूसरे देशों से मक्के को इंपोर्ट कराया और उसके बाद लॉकडाउन लगा तो मक्का आधारित उद्योगों में गिरावट आई, इसलिए बाजार भाव गिरा। एक ही रास्ता था कि बाजार भाव को उठाने का, एकमात्र रास्ता था कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदे, उसको सरकार ने खरीदा नहीं। दूसरी बात थी कि जब इंपोर्ट सरकार की तो उसको नीति में भी बदलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ का मक्का खरीदा नहीं जा रहा, आप दूसरे देश से मक्का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी इस बार क्या स्थिति अभी? और एक बात और इसमें जो है कि आपको समझना पड़ेगा कि मक्का का खरीद या अनाजों का खरीद, मक्का का खास करके सीमांचल कोसी में, ये किसान और उसके हाथ से ऊपर जा चुका है। यहाँ जितने भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन सारे गोदामों को पहले हायर कर लेती हैं। ये किसान चाहे कि हम बेच लें वो नहीं करती हैं। और जो वायदा कारोबार है, वायदा कारोबार में आपको 2 महीना 3 महीना पहले का रेट तय करके, और वो लोग एक बाजार का एक बाजार पर कंपनियों का मोनोपोली हावी हो गया है वायदा कारोबार के माध्यम से मक्के के बाजार पर। आपको ये भी जानना होगा कि सहरसा के पत्रकारों ने खुलासा किया कि ऐसे भी लोग हैं कि सहरसा में रेल का छोटे व्यापारी जो कलकत्ता और जगह से जो आते हैं वो उसको मक्का को वहाँ रेक लगा के ले न जाएं, इसलिए रेक को बुक कर लेते हैं और माल भेजते भी नहीं है। तो उसका भी एक बड़ा षड्यंत्र है। तो कॉरपोरेट का एक षड्यंत्र है, सरकार के नीति का दूसरा षड्यंत्र है और स्टेट गवर्नमेंट की विफलता का तीसरा। ये तीनों को कंपाइल करके ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये एक तरह का नेक्सस है? तीनों का नेक्सस है, बिल्कुल नेक्सस है। सरकार का, राज्य सरकार, कारपोरेट और केंद्र सरकार की नीति का। एक तरफ केंद्र की नीति अगर नहीं बदली होती इंपोर्ट की तो मार्केट में उछाल रहता। दूसरा, थोड़ा लॉकडाउन के चलते कम रहता, 20 रुपया नहीं बिकता, 15 रुपया बिकता, लेकिन इंपोर्ट किया तो कुछ पहले से लोग मक्का मंगा लिए थे। दूसरा कि जो कॉर्पोरेट नेक्सस है वो और चाहा कि नीचे गिर जाए। और तीसरा जो है कि राज्य सरकार एमएसपी पर अगर खरीदती तो निश्चित रूप से बाजार भाव में उछाल आता। तो सरकार ने
पूरी तरह से सरेंडर कर दिया बिहार सरकार ने किसानों के साथ, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया और किसानों के साथ झूठ बोला। हम लोग उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले थे, अभी समय है, हम लोग जो ऑर्डर आया है तो अभी उसको कर रहे हैं, तब तक किसान आंदोलन चल रहा है। तो अभी हम लोग देख तो रहे इस हैं। बार मक्का की स्थिति कैसी लग रही है आपको, क्योंकि अभी फिर मक्का का सीजन आ गया है, इस बार क्या लग रहा है आपको? एमएसपी भी नहीं, अगर तो लास्ट ईयर का भी रेट मिलने की संभावना है क्या, ऐसा लग रहा है क्या, या और भी बुरी स्थिति होने वाली है? नहीं, इतना अनुमान तो कोई पहले से नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम लोग जो तमाम स्ट्रगल किसानों के हो रहे हैं तो इसका कुछ सकारात्मक परिणाम आएगा, थोड़ा बाजार में तेजी आनी चाहिए। एक अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक किसान आंदोलन, और हम लोग भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को टेकल करे, क्योंकि यहाँ पर माननीय चीफ जस्टिस हो सकता है कि मनस मामले को समझ नहीं पाए हो, वहाँ अगर उसको समझ के कि ये पॉलिसी मैटर नहीं है, ये तो सरकार की विफलता है, और अगर सरकार को ऑर्डर करते हैं तो कम से कम एमएसपी पर मक्के की खरीद शुरू हो जाती है, तो एक बड़ा मतलब किसानों की जीत होगी। चलिए, आपको एक उम्मीद है कि आपके आंदोलन से किसानों को फ़ायदा होगा। महेंद्र जी, हम कुछ बातें अभी जो आंदोलन चल रहा है उस संदर्भ में करना चाहते हैं। कृषि बिल को लेकर के आंदोलन चल रहा है पूरा दिल्ली के अंदर, पूरा देश जानता है कि कितना बड़ा आंदोलन है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। और बिहार में जो किसानों की स्थिति है, आप बिहार में रहते हैं, आप बिहार के किसानों को बहुत भली भांति जानते हैं, तो बिहार के किसानों की स्थिति या उनकी जो समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं, पहले थोड़ी सी रोशनी इस पर डालना, फिर हम ये देखेंगे कि जो कृषि बिल वहाँ पे पास हुआ है उससे हम अपने आप को, यानी बिहार के किसान किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं, या ये वो आंदोलन वाकई इनका भी आंदोलन है, या बिहार के किसानों की समस्याएं बिल्कुल अलग है। तो कैसे आप बिहार के किसानों पे पहले आप हमारे दर्शकों को वो जो आंदोलन और बिहार के किसानों का आंदोलन या समस्या लगभग समान है, कुछ मामलों में थोड़ा सा डिफरेंसेज कर सकते हैं, लेकिन मामला लगभग एक ही जैसा है। 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं और एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे हैं। 4 कानूनों की बात हो रही है राष्ट्रीय आंदोलन में। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कहानी में मक्के पर बताया, आज भी पैक्स के माध्यम से धान की जो खरीद होती है, जब किसान के घर से धान निकल जाता है तो उसकी खरीद होती है। बिहार में जो मक्के किसी भी जो, एक तो यहाँ खेती की बनावट अन्य पंजाब की खेती की बनावट से अलग है। खेती बटाई पर ठेके पर ज़्यादा होती है, इसलिए आंदोलन में बटाईदार किसान, ठेकेदार किसान और बड़े किसानों का थोड़ा आंतरिक एक होता है, तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो लागत मूल्य है या उसका जो लाभकारी मूल्य मिलने की बात है, उसमें हर यहाँ के किसान और ठगे जाते हैं। कम से कम दूसरे स्टेट में जो मंडियां हैं, तो मंडियों में वो ले जाके बेचते हैं, वहां बार्गेन कर सकते हैं। यहाँ कब से मंडी खत्म होगी? और यहाँ 2006 से बिहार सरकार ने मंडियों को 2006 से पहले मंडियां थी यहाँ पे। हाँ, बाजार समिति, मंडी समिति के बहुत माध्यम से वो स्टोरेज की व्यवस्था थी, खरीद की व्यवस्था थी, कुछ थी, जो भी यदा कदा थी, जो भी सिस्टम था वो भी खत्म हो उसको इम्प्रूव करने के बजाय सीधे बिचौलियों के हाथ में डाल दिया गया। एक बात कही जा रही है इस कानून में कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। हाँ। जबकि उल्टा है, बिहार में पूरे किसानों की खरीद को बिचौलियों के हवाले कर दिया गया है। तो इसका मतलब सेंटर में सरकार सही कर रही है? यही कर रही है। नहीं, सही कर रही है ना। हम बिहार में जिन किसानों को देखते हैं, आज तक जो देखे हैं, जो मेरे अनुभव हैं, वो ये है कि हमारे घर या आपके घर या किसी के घर जब अनाज होता है तो हम कैसे बिकता है, कोई भी फसल जो खाने से अधिक है या जो हम नहीं खाते हैं उस तरह की फसल है, तो कोई व्यापारी होता है गांव का, अगल बगल का, वो आता है और हमसे मोल तोल करता है। वो 2 तरह से लूटता है, एक तो रेट करने में बार्गेन करता है, दूसरा कि वो तौलने में गड़बड़ी करता है, और तौलने में गड़बड़ी करके फिर वो उधारी ले जाता है, कुछ पैसा देता है, कुछ उधार करता है, वो ले जाता है। हम इस चेन को तोड़ के दूसरे चेन में जाना चाहें तो हमें अपना माल लेके किसको बेचने जाएं? 5 दुकान एक बाजार में बैठे हुए हैं जो खरीदने वाले आड़ती हैं, तो हम उनके यहाँ जाना होता है, तो हमारा पक्ष, हमारा तो बाजार भाव जो कहेंगे वैसे लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम तो फंसे हुए हैं, हम किसके यहाँ लेके जाएं? हम गुलाब बाग मंडी भी किसान नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ का भी जो एक गुलाब बाग की मंडी नहीं कहिए, जो गोदाम और जो बड़े व्यापारी बैठते हैं, मंडी समितियों को तो रेगुलेशन के लिए कुछ नियम है कि आप वैसे करेंगे वैसे करेंगे। गुलाब बाग का कौन नियम है? बिहार सरकार और जो कृषि विभाग के मंत्री हैं, और सबको बताना चाहिए कि गुलाब बाग में कोई आप ही कोई, हम कहते हैं, हम चुनौती देते हैं कि बिहार के जो कृषि मंत्री हैं साधारण बेस में अपने घर के किसी
किसी सदस्य को अगर अनाज लेके अपना भेज दें तो पता चल जाएगा कि कितना बार्गेन कौन व्यापारी करता है। और आप किसान मंडी में जाएंगे गुलाब बाग तो की कौन मंडी इतना कैसी मंडी है? ये सुना है कि बहुत बड़ी मंडी मानी गुलाब जाती बाग में माने कोसी सीमांचल में व्यापारी मंडी नहीं है, मंडी नहीं है। गुलाब बाग में तमाम व्यापारी वहाँ जो अपना गोदाम बना के दुकान लगा के बैठे हैं। तो हम दुकानदारों और बिचौलियों के हवाले बिहार के किसान हो गए हैं। तो एक तो बिहार की खेती में जो नेचर में परिवर्तन है, और दूसरा जो बिचौलिए के हवाले हो गए हैं, इसलिए किसान एक ही जैसे ठगे जाते हैं, और एक तरह से कहिए कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ के किसान ठगे जाते हैं। तो इसलिए इस कानून के लिए जो आंदोलन हो रहा है, इसमें बिहार के छोटे किसान से लेकर बड़े किसानों को भी संघर्ष में आना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आखिर किसान क्या अवेयर नहीं है, या वो बिल को नहीं समझ पा रहे हैं, या उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उन तक टीवी माध्यम नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि खेती का पीक सीजन जब बिहार का है तो उसी समय आंदोलन शुरू हुआ है। और खेती के सीजन के साथ बिहार में और उत्तर प्रदेश और इस तरह के इलाकों में शादी ब्याह का लगन का सीजन होता है, जब शादी और ब्याह बहुत भारी पैमाने पर होते हैं। और इस समय में जो लॉकडाउन के चलते पिछले साल जो शादियां नहीं हुई हैं, तो इस साल हो रही हैं। तो अब एक तो उनके परिवार, किसी के रिश्तेदार की शादियां हैं, खेतों में फसल लगाना है, लग गई तो उसकी सिंचाई करनी है, तो ये उनके ऊपर। और पिछले साल जो अनाज नहीं बेच पाए हैं, जो कर्जे में हैं, तो वो तो पहले से उनकी कमर टूटी हुई है। तो कमर टूटी हुई है, कर्जे में है, और दिल्ली इस जाड़े में इस सबको छोड़ के जाना तो एक किसानों के लिए चुनौती है। दूसरी बात, यहाँ के किसान भी अपने अपने तरह से अपने अपने इलाके में आंदोलन कर रहे हैं, वो अवेयर हैं। और बहुत सारे किसान इंडिविजुअल, कई संगठनों के माध्यम से कई कार्यक्रम करते हुए जा रहे हैं। ऑल इंडिया दिल्ली चलो का कोई इस तरह से कॉल नहीं हुआ है कि देश के किसानों घेर लो। अभी उस तरह से किसान होगा तो आप देखिए। एक बात और नहीं लग रही है कि यहाँ पे एब्सेंटी किसान ज़्यादा है, यानी वो लोग हैं जो किसानी खुद तो नहीं करते हैं, ज़मीन उनके पास है लेकिन उन्होंने अधिया लगा दिया है, कुत्ता पे लगा दिया है। तो जो करने वाला है वो एक तरह से समझिए कि वो मजदूर बन गया है। तो किसान तो है नहीं कहीं पे। खुद हम अपने शहरों में ये देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास, खुद मेरे पास ज़मीन है, मैं खुद से नहीं करता हूँ, या हमारे लोग नहीं करते हैं, या कम लोग हैं, यानी एब्सेंटी किसान ज़्यादा है हमारे ख्याल से। ये भी एक वजह है क्या? तो मैं वही कह रहा था कि ये तो किसानी के नेचर का है, प्रकृति जो किसानों की है उसका एक प्रॉब्लम है, लेकिन वही एक कारण नहीं है। एब्सेंटी किसान अगर नहीं करते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन जो खेती बटाईदार करते हैं उनका तो जुड़ा हुआ है, उनका हित तो जुड़ा हुआ है कि हम कल मक्का बेचेंगे, कल गेहूं सरप्लस होगा तो बेचेंगे, हम कल धान बेचेंगे। तो उसमें ढेर सारे किसान हैं, ऐसे भी किसान हैं जो खेती करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। यहाँ के किसानों के लिए एमएसपी बहुत जरूरी है। यहाँ के लिए एमएसपी पर समय से खरीद हो और नगद भुगतान हो एकदम जरूरी है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का आपके संवाद के माध्यम से मैं एक बार फिर से मैं मांग करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार को सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्पेशल कानून लाना चाहिए। नीतीश कुमार जी एक समझदार राजनेता रहे हैं, और वो भाजपा के एक किसी माने मुखौटा के रूप में काम नहीं करते रहे हैं। इनकी एक छवि रही है, इनकी दल बदलू और तमाम छवियों के बावजूद। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस किसान आंदोलन के प्रति उनके अंदर भी हमदर्दी होगी, ये मुझे पूरी आशा है। अगर उनके भीतर थोड़ी भी हमदर्दी और इंसानियत है तो उनको यहाँ बिल लाना चाहिए अगले सत्र में, और सर्वदलीय और विपक्ष को भी एक बिल के साथ आना चाहिए कि बिहार सरकार एमएसपी की गारंटी का बिल स्टेट में लाती है। चलिए, तो किसानों के लिए अभी आप इस आंदोलन में अभी क्या कर रहे हैं? अभी मक्का या सत्याग्रह के बाद अभी जो आंदोलन चल रहा है, किसानों को अवेयर करने के लिए, या उसमें हम लोगों का संगठन कोसी नवनिर्माण मंच और जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय से जुड़े लोग, हम लोग तमाम किसानों के साथ कल से अभियान शुरू होंगे। कल किसान दिवस मनाया जाता है, और कल से फिर हम मधेपुरा से शुरू करेंगे। बिहार के कई जिलों में हम लोग जाएंगे, बैठकें करेंगे, और किसान यहाँ से भी जाएंगे, उनको बताएंगे। किसान जानते हैं, और ये जो तीनों बिल है वाकई में विरोधी है। मैं इस पे थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ, बिहार को कैसे प्रभावित करेगा। पहला बात जो सबके समझ में आ रहा है, आलू हम सब लोग अभी किस रेट तक खरीदे हैं? 50 रुपया तक। आलू जब हमारे खेतों में होता है कितना रेट बिकता है? 4 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया तक। 3 रुपया से हम बेचते हुए देखे हैं 5 रुपया तक बिकता है। 5 रुपये का आलू
जो खून पसीना से सींच के, खाद बीज लगा के, सब कुछ करके किसान 5 रुपये का आलू उत्पादन किया, और जब बाजार में गया कंपनियों के पास तो 50 रुपया हो गया। कैसे हो गया भाई? क्योंकि सरकार ने, पहले 50 रुपया नहीं बिकता था, सरकार ने जो स्टोरेज के लिए जो था, भंडारण के लिए, उस कानून में संशोधन कर दिया। अब कोई भी व्यापारी धड़ल्ले से कर सकता है। तो आप हमारे ये कानून किसानों के विरोध में नहीं है, उपभोक्ता के विरोध में है। कि मान लीजिए गेहूं का सब भंडारण कर लिए, धान का भंडारण कर लिए और मनमाना रेट पे बेचेंगे तो क्या होगा देश का? सब सामानों का भंडारण करेंगे, इसीलिए कानून लाया गया है। तो अगर ये नहीं होता तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि 5 रुपये का आलू आप 10 रुपया तक बेच लेते तो समझ में आता है। किसान खून पसीना लगाया तो 5 रुपया, आप भी भाई पूंजी लगाए, स्टोरेज किए, उसको बचाए तो 5 रुपया आप भी ले लीजिए। 10 रुपया से तो फाजिल होना ही नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कौन कहता है? मैक्सिमम प्राइस उसका होना चाहिए बाजार रेट। अब 50 कैसे गया? आप किसको मुनाफा दिए? 45 रुपये। 45 रुपये जिनको मुनाफा दिए, जिन आड़ती, जिन व्यापारी जो स्टोरेज करते हैं, आप उसको, अभी हम 50 खरीदे हैं, हो सकता है कि जब कॉर्पोरेट के खुली छूट मिल जाएगी तो हमें अगली साल या आने वाले 10 सालों में 500 रुपया खरीदना पड़ेगा। दूसरा बात जो कह रहे हैं लोग कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई नुकसान नहीं होगा, उनको गुजरात में पेप्सी किसानों की कहानी को पढ़नी चाहिए। पेप्सी और किसानों के विवाद को गुजरात के समझना चाहिए। पानी को लेकर के जो हुआ था, पानी के लिए नहीं हुआ था गुजरात में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले 2 साल पहले की, 1-2 साल पहले की घटना है कि पेप्सी ने किसान के साथ करार किया। ये जो विधेयक है उसका गुजरात में ट्रायल हो चुका है। गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट करने का विधेयक है, मतलब हर जगह वही मॉडल काम कर रहा है। उसी मॉडल को सेंटर में लाया गया है। पेप्सी कंपनी किसान के साथ एग्रीमेंट की कि इतने साइज का आलू होगा तो हम आपका आलू खरीदेंगे। मतलब पेप्सी को, या एक मान लीजिए ABCD जो कंपनी थी, वो एक कंपनी इतना साइज का आलू होगा तो हम आपका खरीदेंगे, उसका पेटेंट है आलू, उसने किसान ने उपज किया। लेकिन खेती ऐसी चीज होती है कि आप एक साइज का आलू कारखाना में तो बना लेंगे, ये जो जमीन है उसमें उससे बड़ा भी होगा, उससे छोटा भी होगा। तो उस साइज से जो छोटा आलू हुआ तो किसान को वो कंपनी नहीं खरीदी, तो किसान के घर में बच गया। तो कुछ बाजार में बेचे, कुछ अपने लिए उसको बीज में लगा दिए। जो छोटे आलू को दूसरे खेत में बेचे और जब उनका उत्पादन हुआ तो कंपनी कही कि मेरा करार तोड़ के और आप इस आलू को क्यों उपजाए हैं? तो जो किसान उपजाए थे उन पर करोड़ों करोड़ों का जुर्माना कंपनी ने ठोक दिया। उसके बाद गुजरात के किसानों ने, देश के किसानों ने आंदोलन किया। किसी को यकीन नहीं होगा तो गूगल करके देख लीजिएगा, या कहिएगा तो हम गुजरात के किसानों का हाईकोर्ट का सारा डॉक्यूमेंट ला के दे देंगे। पूरे देश के किसान खड़ा हुए, तब जाके कंपनी को पीछे हटना पड़ा। वो एक स्टेट का प्रयोग था, पूरे देश के किसान आ गए। अगर पूरे देश में ऐसे ही हो जाएगा तो आप बताइए कि आपको हमारे खेत में मकई का कहेगा इस साइज का होगा और हम आप उसको कुछ दूसरे साइज का कर दिए तो कल 5 करोड़ का मुकदमा कर देगा, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। और जो कानून में बनाया है, अभी सरकार संशोधन करने के लिए भी तैयार हो गई। अरे भाई, कानून का साल भी नहीं पूरा हुआ, सरकार भी मान रही है कि इसको सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है, तो संविधान का उल्लंघन है, हमें न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। एक मजिस्ट्रेट को आप कोर्ट का बनाएंगे कि ये हमारे नोडल अफसर हैं, इस नोडल के अफसर के पास जाएंगे तो हम वही हमारा फैसला कैसे करेंगे। तो अभी जो एक किसान और एक कंपनी का, बड़ा कंपनी का कॉर्पोरेट एजेंट या कॉर्पोरेट का आदमी जाएगा तो किसी अफसर को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? किसान जो देहात में बोलेगा, अफसर तमाम प्रलोभनों में आ जाएगा और किसान की जो जमीन है वो खतरे में है। वो बिहार में और ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो आप कह रहे हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं, उनसे वो एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, दूसरे से मजदूर बनाएंगे। तो जो किसान मालिक है आज, वो मलकियत छोड़ के वो गरीब बन जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो पूरे देश में पूंजी, लॉकडाउन के समय भी जो कैपिटल है वो जो उनके पूरे मार्केट गिर गए, देश की इकोनॉमी माइनस में चल गई, तो एकमात्र कृषि सेक्टर था जो देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। और वही सेक्टर था जो पॉजिटिव था, जो उसका ग्रोथ 2 से 3% था, जिसके देश पर अपनी इकोनॉमी टिकी हुई है। सिर्फ भोजन ही नहीं, पूरी इकोनॉमी को जो टिकाया हुआ है। अब कॉर्पोरेट को लगता था कि हम तो जहां जहां किए, हम इस सेक्टर में गए, इस सेक्टर में गए, हम हर जगह फंसते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। इसलिए हमें अगर टिकाना है तो हमें जमीन को हथिया लेना होगा।
नहीं तो हमारा वजूद ही पूंजी का जो ग्लोबल पूंजी है अचानक एक दिन धराशायी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सरकार के माध्यम से एक गुप्त तरीके से उसको षड्यंत्र के तहत सरकार ने उसको अध्यादेश के रूप में लाया। अरे भाई, किसान का फायदा है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में फायदा था। सरकार को एक ही कानून लाना था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीद करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट की क्या, जिसको फायदा जहां मिलेगा वहां बेचेगा। पहले भी सब किसान बेचते थे, जिस कंपनी को बेचना है उसको बेचेंगे, जहां जाएंगे वहां बेचेंगे। तो इसलिए पूरा बिल कॉर्पोरेट के पक्ष में है, ये बिल किसी भी तरह से किसान के पक्ष में नहीं है। देश दोबारा कॉर्पोरेट की गुलामी में जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रहा है। बिल्कुल। अगर किसी से सवाल, किसी भी पढ़ने वाले इतिहास के प्रोफेसर से या किसी से भी पूछा जाए कि भारत किस तारीख को गुलाम हुआ था, कोई नहीं बता पाएगा किस तारीख को गुलाम पर हुआ था। हम बताते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, किस तारीख को गुलाम हुआ था कोई नहीं बता पाता है। गुलामी एक दिन में नहीं आती है, किस्तों में आती है। ये देश की गुलामी को किस्तों में लाने की साजिश है। एक कारपोरेट गुलामी को किस्तों में लाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। इसीलिए जो इस बिल को समझे हैं वो सारे लोग इस कड़ाके की ठंड में भी लाखों किसान दिल्ली के गेट पे बैठे हुए हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को हठ धर्मिता छोड़ के निश्चित तौर पे और किसानों से इस बिल को पीछे जाना चाहिए और अपना मूल्यांकन करना चाहिए। अगर नहीं सोच पा रही है सरकार, और जो सरकार के समर्थक जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपके पेट पे डांका पड़ने वाले है, आपके खेत पे डांका पड़ने वाला है। कल जब अब आलू 5 रुपए का 50 रुपए पे आप खाए हैं, कल 500 आपको खरीदना, कितना हो पैसा कमाते हैं, तो आपका नौकरी भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आपका लेबर कोड को किया गया है। इसलिए इस पूरे साजिश को समझिए, ये किसी पार्टी का और किसी के कॉन्स्पिरेसी का आंदोलन नहीं है। ये पहली बार इस देश में हो रहा है आज़ादी के बाद। हमारा जितना भी ज्ञान है और अनुभव है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान इतनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, और उनके साथ जो जिस तरीके से लोग उसको अपमानित कर रहे हैं, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दुखद है। उन्हीं किसानों के बल पर, उन्हीं अन्नदाता के बल पर पूरा देश चल रहा है। अंतिम प्रश्न ये था कि क्या लग रहा है ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? इससे सरकार झुकेगी, दोबारा किसानों को उनका छीना हुआ हक मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से देश के किसान सड़कों पर बैठे हैं, वो एक लड़ाई जीत चुके हैं। लोग कहते हैं ना, कोई निरिप होई हमें क्या नारी हानि, चेरी छोड़ी ना बनबो रानी। उस मानसिकता को छोड़ चुके हैं कि कोई राजा होगा, हमें हानि नहीं है। हमारी सरकार हमारे लिए सोच रही है, उसके खिलाफ वो निकल चुके हैं। तो जो सड़क पे है उसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम होगा। मैं आशावादी हूँ, मुझे आशा है। और सरकार भी हठ धर्मिता छोड़ेगी, मुझे लग रहा है। और सरकारें तो कुछ साल की मेहमान होती है, देश तो लंबे समय से चलता है। अगर किसान जाग जाएगा, और जिस तरह से है किसान जाग रहा है, हर दल का किसान जाग रहा है, हर पार्टी की सीमाओं को तोड़ के किसान जाग जाएगा, उस दिन उनको करना मुश्किल होगा। दूसरी बात, इसका एक और पहलू है कि ये आंदोलन में हार जीत के टर्म में नहीं देख सकते हैं आप। कोई हार जीत का एकदम स्पेसिफिक नहीं होगा, जीत गया तो किसी का अंति हो जाएगी, या हार गया तो। ये स्वाभिमान और मालकियत बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई का विस्तार हो रहा है। सरकारें जो भी रहेंगी, उनको जो भी रहेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो इस तरह का बिल नहीं लाएगी। कांग्रेस भी उसी कॉर्पोरेट की हिमायती है जो बीजेपी कर रही है। तो इसलिए किसानों का ये आंदोलन उन तमाम कारपोरेट परस्त कंपनियों के परस्त में जो पार्टियां खड़ी हैं, उन सभी को चुनौती देगा, और वो विस्तार कर रहा है। क्योंकि अब किसान आज जब अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है, तो इतनी तेजी से लड़ रहे हैं, तो उसके इम्प्लीमेंट के बाद से जो प्रभाव पड़ेगा, तो जो लोग अंधभक्ति में उनके साथ हैं या नासमझी में उनके साथ हैं, सारे लोग उनके साथ होंगे। तो उस दिन बगावत का समय हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस देश में बगावत को अगर बचना है तो इस किसान को साथ देना पड़ेगा, इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। चलिए, वापस बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंदर जी, हमारे संवाद के साथ जुड़ने के लिए।